यूपीपीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आज के सेशन में मैं आप सभी को इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूं। जो हम लगातार हमारी जो चर्चा होती थी कि इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ रही है और जून के अंतिम सप्ताह में आप सभी का फॉर्म आ जाएगा। आप समझिए जून का अंतिम सप्ताह ही चल रहा है, फॉर्म आ चुका है। अब फॉर्म भरने की जो डेट है, तिथि है, नोटिफिकेशन है, क्या बदलाव हुआ, क्या चेंजेस हुए, इस पे हमारी अब विस्तार से बातचीत रहेगी। आराम से एक बार डिस्कस करेंगे, पूरे नोटिफिकेशन को समझने का प्रयास करेंगे और इसके बाद पूरी कंप्रीहेंसिव तैयारी मैं आप सभी की करवाऊंगा। इसके साथ आप सभी की एक बहुत ही शानदार पुस्तक आ चुकी है जिसका नाम है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स ब्रह्मास्त्र है। ये एक ही पुस्तक काफ़ी है आपके कंप्लीट सिलेक्शन के लिए। तो आप सभी लोग आइए मेरे साथ पढ़ना चालू करिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और ये वाली किताब जो है आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर लेनी होगी। चलिए उससे पहले एक बार नोटिफिकेशन को विस्तार में चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं और जितना समय आपका बचा है उतना पर्याप्त है। उसमें बहुत कंप्रीहेंसिव तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम पूरी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन को समझ करके फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, मेरा आप सभी से एक विशेष आग्रह है, मैंने नोटिफिकेशन को आज़ाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, ठीक है। वहां से जाइए, नोटिफिकेशन एक बार अपने पास देख लीजिए, आपके पास पहुंच भी गया होगा कई माध्यमों से। यहां मुद्दा सिर्फ ये है कि आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ें, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ यही चाहता हूं कि जो पूरा नोटिफिकेशन है ना, इसको आप एक एक करके कंप्लीट पढ़ें, ठीक है, खुद से भी। अभी मैं इसकी बारीकियां आपको बताऊंगा। माइग्रेशन का मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। कई सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ पर मैं डिस्कशन करूंगा और आयोग ने कुछ हद तक हमें निराश भी किया है, उस पर भी बात करूंगा। और सबसे पहली चीज़ ये है कि देखो, जो डेट तय है आपकी एग्ज़ाम की, उसी डेट के अनुसार आपको पूरी तरीके से दिमाग में बैठा के चलना है। बिल्कुल भी समय नहीं बचा हमारे पास, ठीक है। बढ़िया से पढ़ेंगे, आराम से तैयारी करेंगे। सबसे पहले एक बार चलिए नोटिफिकेशन को प्रॉपर समझते हैं और इसके बाद आगे की प्रक्रिया हमारी स्टेप बाय स्टेप चलेगी सारी की सारी। देखिए यहाँ पर एग्जाम डेट जो आप सभी की है वो हमारी दिसंबर की है, जो कि आयोग ने पहले ही बता रखा है। फॉर्म भरने की डेट, आवेदन आपके प्रारंभ हो चुके हैं 25 तारीख से। 25 जून 2026 आवेदन प्रारंभ हो गए हैं, यानी कि अब आप जाइए आवेदन भरिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है ओटीआर का। देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा होगा, यदि कर रखा होगा तो उसका डेटा आपके पास होगा। और अभी इस बार एक व्यवस्था और की गई है कि ऐसा नहीं कि आप त्वरित गति से ओटीआर बना लेंगे। यदि आज ओटीआर बनाएंगे तो आपको लगभग 3 दिन का समय लगेगा, फिर 3 दिन बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि 72 घंटे का समय आयोग ने पहले ही कहा कि ओटीआर को आपको समय रहते हुए भर लेना है। तो यदि ओटीआर नहीं भरा है तो कृपया करके आप अपने ओटीआर को भर लीजिए, इसमें लेट मत करिए, आज ही ओटीआर भर लीजिएगा। और यदि ओटीआर हो चुका है तो फॉर्म भरने में भी लेट नहीं करना है, क्योंकि फिर वेबसाइट आपकी, आप सभी को पता है यूपीपीसीएस में बहुत फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है इस बार, सबसे बड़ी वैकेंसी यदि कहें यूपीपीसीएस की तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। 500 के आसपास पद और पोस्ट, सोचिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है और अभी ये संख्या बढ़ेगी, ठीक है। ये संख्या बढ़ेगी बहुत अच्छा खासा, मतलब आपका अभी आपको जो है ये चीज़ देखने को मिलेगी वैकेंसी में। तो सबसे पहले देखिए डेट देख लेते हैं, 25 जून से आपका फॉर्म भरना चालू हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन शुल्क बैंक में जमा करने की ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 27 जुलाई की है। यानी प्रॉपर आयोग ने 1 महीने से ज़्यादा का समय आपको दिया है, पर्याप्त समय होता है। लेकिन अब आप सोचे मैं 26 तारीख को फॉर्म भर लूँगा, नहीं, 26 को फॉर्म नहीं भरा जाएगा यदि ओटीआर नहीं बना आपका तो इसलिए कोशिश करिएगा, क्योंकि आयोग का 1 दिन में फॉर्म भर जाता है। यदि आपका ओटीआर बना हुआ है तो 1 ही दिन में पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया से फॉर्म भरने में कोई बहुत दिक्कत नहीं आती है। एक चीज़ और यहाँ पे दिया है, यदि आवेदन में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई सुधार करना है, कोई संशोधन करना है, शुल्क को लेकर के आपका कोई इश्यू है, तो अंतिम तिथि इसकी भी दी गई है जिसका है 3 अगस्त को, ठीक है। ये अंतिम तिथि आपके संशोधन के। तो यहाँ पे 3 तिथियां इंपॉर्टेंट है, 25 जून 2026, 27 जुलाई 2026 और 3 अगस्त
2026। ठीक है, देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे हमारे साथ प्रयाग बैच में जुड़े हुए हैं, जो फाउंडेशन बैच है आपका, जहां पर कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव तैयारी है। अभी पूरे बैच को अपडेट कराया है मैंने, जो नया बैच है। तो प्रयाग बैच वाले कमर कस ले, मिशन एसडीएम प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग अब बहुत कंप्रिहेंसिव तैयारी होने वाली है। एक एक सब्जेक्ट की बहुत गहराई से पूरा सिलेबस, प्रीलिम्स, मेंस पर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष ए से लेकर जेड तक। साथ ही हम एक रिवीजन भी लेकर आ रहे हैं, रिवीजन बैच, जहां पे जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो रिवीजन करना चाहते हैं वो रिवीजन भी कर पाएंगे। तो एक कंप्लीट रिवीजन क्रैश कोर्स भी आपका आ रहा है, उन सब के बारे में मैं बाद में जानकारी दूंगा। तो यहां पर देखिए आयोग ने, जैसा कि आप सभी को पता है, स्पष्ट हैं चीजें सारी की सारी, है ना। ये ओटीआर को लेकर स्पष्टता यहाँ पर है, और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 72 घंटे का टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है शुरुआत में ही। ठीक है, आपके पास यदि ये नोटिफिकेशन एक बार देखते जाइएगा, बहुत स्पष्ट तरीके से स्क्रीन में दिख रहा है ना। स्क्रीन में देखिए बहुत साफ सुथरा दिख रहा है ना, तो आप देखते हुए चलिएगा। मैं सारा पूरा का पूरा जितना इंपॉर्टेंट होगा सारी बातें बताऊंगा। और ओटीआर आपको जल्द से जल्द, इसमें लेट नहीं करना, और ओटीआर में देखो कोई गड़बड़ मत करना। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए थे इस बार, बहुत सारे बच्चों का मेंस जब था तो उन्होंने कहा सर हमने स्पोर्ट कोटा चुन लिया है, ये चुन लिया, वो चुन लिया। देखिए बहुत साफ सुथरी सी बात है, जिस चीज़ का डॉक्यूमेंट हो, आप बिना अनावश्यक कोई डॉक्यूमेंट जिसका नहीं है, आप कोई भी ऐसा मत गलती करिएगा, नहीं बाद में फिर बहुत दिक्कत आएगी आपको। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ओबीसी जो लोग हैं, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का जो मुद्दा रहता है, और दूसरा ईडब्ल्यूएस वाले, आप अपने सर्टिफिकेट की स्पष्टता बहुत रखिएगा। यदि आप लोग अपने मतलब देखिए बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और बहुत सख्त नियम हो चुके हैं अभी, तो आप किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ भी नहीं करनी है। आपको आयोग को दिग्भ्रमित नहीं करना, लास्ट में ज्वाइनिंग में दिक्कत आएगी, बाद में फिर परेशानी आती है। तो अभी जितनी भी जानकारी ओटीआर में देनी है, जितनी भी जानकारी फॉर्म भरने में देनी है, कुछ भी गलत नहीं होनी चाहिए, सही साफ सुथरी स्पष्ट जानकारी देनी है, इस बात को समझ लीजिएगा। सब कुछ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, गड़बड़ मत करिएगा। अच्छा, आज तो अभी मैं नोटिफिकेशन डिस्कशन कर रहा हूं आपका, ठीक है। इसके बाद मैं आपका सिलेबस डिस्कशन करूंगा, और एक एक स्टेप बाय स्टेप अब डेली हम पढ़ेंगे, क्लास करेंगे, हमारी लाइव क्लास रहेंगी, रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, ए से लेकर जेड तक सिलेबस पढ़ेंगे। और इस किताब का एक प्रॉपर टारगेट सेशन आपका स्टार्ट होगा। टारगेट सेशन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप, इसमें टोटल प्रीलिम्स के 8 मुख्य सब विषय हैं और 15 टोटल उप विषयों मैंने विभाजित किया इस किताब में। तो ये किताब आपको जरूर लेनी है, मैग्रा-हिल पब्लिकेशन की बुक है ये आपकी, है ना। तो इसके माध्यम से आपका पूरा कंप्रिहेंसिव सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा। अब यहाँ पर साफ सुथरी सी बात है, ओटीआर होने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओटीआर होने के बाद आगे वही है, यहाँ पर सारा है, वेबसाइट पे आपको जाना है, कैसे अप्लाई करना है ये जानकारी यहाँ पर सारी दी गई है, ठीक है। यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन को लेकर के सारी बातें बताई गई हैं। तो एक बार ये वाला सेगमेंट भी पढ़ लीजिएगा। देखो अपने स्तर पे आपको एक बार जरूर पढ़ना है, जहाँ पे जरूरी चीजें हैं यहाँ पे मैं सारी बातें आपको बताता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे पूरा एक प्रोसेस दिया गया है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे पेमेंट करना है, हर बात आयोग ने यहाँ पे शुरुआत में ही लिख दिया है। पूरा कैसे आपको कैसे फॉर्म भरना, हर चीज है। देखो एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग साइबर कैफे वगैरह से भी भरवाते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, साइबर कैफे से भरवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां पे बहुत सतर्क रहिए। बिना सतर्कता के साइबर कैफे में भी बहुत गलतियां होती हैं। बाद में होता है सर मेरे एडमिट कार्ड में ये गलती है, मेरे फादर नाम, बहुत सारी गलतियां निकलती हैं। उन कमियों से बचना है, अपनी अलर्टनेस से होगा। जब तक पूरे फॉर्म को बारीकी से ना समझ लीजिए, गड़बड़ नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा। पहले ही इतना सतर्क होकर के फॉर्म भरना है कि बाद में इशू ना आए। यहाँ पे साफ विशेष अनुदेश लिखे हुए हैं कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि संशोधन तिथि तक श्रेणी, उप श्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्म तिथि, ईडब्ल्यूएस, क्रीमी लेयर, नाम, पता, जो भी दावा किया जाएगा वही मान्य होगा। यहाँ पे देखो ये विशेष अनुदेश आयोग ने साफ लिख दिया है, अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे आयोग ने स्पष्ट कर रखा है, विशेष अनुदेश पढ़ लीजिएगा। यहां सब बातें लिखी गई हैं ए से लेकर जेड तक, कि कोई भी गड़बड़ करोगे, इनफैक्ट ये भी समझ लीजिएगा बच्चों को डिबार भी किया जाता है, बच्चों को जो है बहुत सारे बच्चों को दंडात्मक कार्रवाई भी होती है यदि गलत सूचना देते हैं। ये वाला सेगमेंट पहले ही पढ़ लेना है आपको, समझ लीजिए। ये गलती मत करिएगा किसी भी तरीके से, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये विशेष अनुदेश यहां पर पढ़ने के बाद
आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों बार बार इस चीज पे आपको जोर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पे शुल्क लिखी गई है, बहुत नॉमिनल शुल्क है ना, जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं। और आर्थिक रूप से यहाँ पे साफ है 100 रुपए है, प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस आपकी लगती है, टोटल 125 रुपए लगता है जनरल के लिए। बाकी अनुसूचित जाति जनजाति इन सब के लिए यहाँ पे लिखा गया है 40 रुपए, प्लस जो है आपका टोटल ये 65 रुपए लगता है। दिव्यांगजन के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क प्रोसेसिंग फीस आपकी लगती है टोटल 25 रुपए। और यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी सारी व्यवस्था यहाँ पे फीस लिखी हुई है। ठीक है, एक बार देख लेना। अगले पेज में चलते हैं। ठीक है, अगले पेज में चलते हैं, एक एक करके चीजों को समझेंगे। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर देखिए 500 वैकेंसी है, बहुत साफ और सुथरा यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। ये अभी 500 वैकेंसी है, अमूमन ये वैकेंसी 1000 प्लस जाएगी जब तक अभी प्रीलिम्स नहीं हो जाता। पूरा साल पड़ा हुआ है, जितनी भी रिक्तियां आती हैं जितने भी आयोग के पास, तो ये वैकेंसी बढ़ती जाएंगी प्रारंभिक परीक्षा तक। ओवरऑल बहुत अच्छी वैकेंसी है, हर बार ये 200 250 शुरुआत में वैकेंसी ऐसे ओपन होती थी, इस बार 500 से ओपनिंग ही हो रही है। अगले साल चुनाव भी हैं, तो अभी आप मान के चलिए कि इस साल की जितनी भी वैकेंसी है ना, सब क्लोज करने का प्रयास रहेगा सरकार का। देखिए पे ग्रेड आप सभी जानते हैं, एक तो आपका 4200 पे ग्रेड आपका नायब तहसीलदार का है, सबसे कम यही है। इसके बाद 4600 पे ग्रेड है आपका और 5400 पे ग्रेड है। ये सबसे जुड़ी हुई पोस्ट है, इन पे हम कभी अलग से मैं डिटेल में सेशन लूंगा। जब आपको मेंस आपका आता है और इंटरव्यू आप देते हैं, तो वहां पर जब पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं इंटरव्यू के लिए, जब आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो एग्जैक्टली इस पे हमारी बात पे बात होगी। यहाँ पोस्ट वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए सारे पद लिखे हुए हैं, एक बार ये सारे पोस्ट पढ़िए, आपको एक मोटिवेशन भी आएगा और आप समझ पाएंगे। यदि आप अफसर बनना चाहते हैं, यदि आप अधिकारी बनना चाहते हैं, तो यही एक मौका है, यही एक तरीका है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है ये। इसका नाम क्या है? बहुत सारे बच्चों को तो इसका नाम ही नहीं होता, पता होता, सब पीसीएस परीक्षा के नाम से जानते हैं। पीसीएस परीक्षा को हम बोलते हैं सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, है ना। सामान्य और विशेष चयन, मतलब जनरल भी होती है, स्पेशल पोस्ट भी होती है, दो प्रकार के पद होते हैं। स्पेशल पोस्ट जो होते हैं, विशेष चयन जो होती है, उसमें विशेष अर्हता भी आप सभी से मांगी जाती है। तो 2026 की परीक्षा है, पीसीएस एग्जाम है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, है ना। लोअर पीसीएस का एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी लेता है, पहले पीसीएस लिया करता था, अभी यूपी ट्रिपल एससी के पास वो एग्जाम है आपका। ठीक है, अच्छा रिजर्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन को लेकर के अभी भी कई सारे मामले जस के तस हैं, जैसे माइग्रेशन का मुद्दा, उसमें पता नहीं इस बार फिर आयोग ने माइग्रेशन के मामले में कोई क्लियरिटी और स्पष्टता नहीं दी है। जबकि अभी ये बात लगातार चल रही थी कि आयोग जो है, जो ओबीसी के बच्चे हैं, एससी के बच्चे हैं, उनकी कट ऑफ जो है जनरल से ज्यादा नहीं जाएगी, है ना। यानी कि उन बच्चों को माइग्रेशन वाला जो पूरा मामला था सॉर्ट आउट, क्योंकि उस पर देखिए आरओ की वैकेंसी है, मतलब जो बच्चों का सिलेक्शन हो गया, अभी उनका मामला भी 10 जुलाई को पता चलेगा क्या होना है। एचईओ वालों का भी नया नोटिफिकेशन, अब देखो नया नोटिफिकेशन के पूरे मतलब मामला। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे अभी यहाँ पर पीसीएस में भी आयोग ने कहीं ना कहीं पे उसी तरीके की गलतियां की हैं। अभी मैं इस पे डिस्कस करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर एक तो आरक्षण वाला मुद्दा यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, किसको किसको आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी वर्ग हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो गया, है ना, शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन जो कोर्ट वाला मामला चल रहा है, उस मामले पे अभी हम आएंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा 5 नंबर क्लॉज आरक्षण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 4 नंबर क्लॉज में पूरी वैकेंसी लिखी हुई है, देखो साफ साफ यहाँ पे सारी वैकेंसी हैं। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी यानी पुलिस उपाधीक्षक, आपका खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, जिला कमांडेंट होमगार्ड, कोषाधिकारी, लेखाधिकारी, गन्ना निरीक्षक, सहायक चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, अधीक्षक कारागार, प्रबंधन ऋण, प्रबंधन विपणन, आर्थिक सर्वेक्षण, लघु उद्योग। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं, एक बार इनको जरूर पढ़िए। केवल एक पद के लिए नहीं एग्जाम हो रहा है ना, इतने सारे पोस्ट हैं और ये संख्या इसमें स्पेशल और विशेष दोनों प्रकार के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आरक्षण का मुद्दा एक बार थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि एक बार इसको देख लीजिएगा। इसमें यदि कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर दूंगा। इसके बाद अगला यहाँ पे देखिए कुछ मुद्दे और हैं, जिन मुद्दों को आपको एक एक करके देखना है। रिजर्वेशन वाले मुद्दे में आयोग ने साफ साफ बताया कि एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जितने भी हैं, दिव्यांगजन, कुछ स्पोर्ट कोटा वाले आ जाते हैं, खेलों को लेकर कुशल स्किल जितने भी प्लेयर हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं,
उन्हें राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं, उन्हें आरक्षण आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ये भी सब चीजें स्पष्ट की गई हैं। देख लिए काफी सारी बातें हैं यहाँ पे, बाद में कंफ्यूज नहीं होना किसी भी तरीके से, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के किसी भी आरक्षित क्षेत्र में आने वाले अभ्यर्थी और आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं ओटीआर से संबंधित, यहाँ पे ये जानकारी भी दी गई है। आरक्षण का मुद्दा है पूरा का पूरा, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन होता है तो बताइएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर महिलाओं के लिए भी लिखा गया है कि आपका डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए पिता पक्ष निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ठीक है। ये नहीं कि आपकी शादी जहां पे हो गई, तो यहाँ पे महिलाओं के मामले में आपका जो है ये भी दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद आगे चल के अगला जो सेगमेंट है यहाँ वैवाहिक परिस्थिति को लेकर के है ना। यहाँ पे साफ साफ आपको अपनी जानकारी देना है, ठीक है, स्पष्ट लिखा गया है जो भी शर्तें सारी बातें। वैवाहिक परिस्थिति, शैक्षणिक अर्हता आप सभी जानते हैं ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, स्नातक होना चाहिए मान्यता प्राप्त विद्यालय से लेकर के। और इसके बाद यहाँ पे स्पेशल पोस्ट कई सारी आई हैं, प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज को लेकर आई हैं, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, बहुत सारी टीचिंग वैकेंसी इसके साथ जोड़ दी गई हैं। इसके बाद वरिष्ठ प्रवक्ता, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इन सब के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पर आपकी स्पष्ट की गई हैं। एक बार आपको इसको भी देख लेना है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, है ना, ये भी दिया गया है। यहाँ पे सारे बहुत सारे पद आपके सब लिखे हुए हैं, सब विशेष पद हैं। जिला परिवीक्षा अधिकारी, सहायक नियंत्रक विधिक माप, विशेष कार्य अधिकारी कंप्यूटर, सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन, जितने भी विशेष 12 पोस्ट हैं टोटल, 12 की 12 पोस्टें एक बार यहाँ पे देखना है। जब फॉर्म में विशेष चयन आपको डालना है, देखिए आप दोनों ही टिक करिए, सामान्य और विशेष चयन दोनों, लेकिन विशेष चयन आपका तभी मान्य होगा जब आपके पास ये डिग्री होंगी। यहाँ पे देखिए डिग्री ये हैं सारी डिग्री, यहाँ पे कहीं पर किसी में लॉ चाहिए, किसी में कॉमर्स चाहिए, अलग अलग यहाँ पे लिखा गया। तो एक बार देख लीजिएगा इस चीज को, इसमें गड़बड़ मत करिएगा कि यहाँ पे भी कुछ व्यवस्थापक, लेखा संप्रेक्षण अधिकारी, मंडी परिषद, विपणन अधिकारी, मंडी परिषद, तो ये भी आपके लिखित परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद भी यहाँ पर दिए गए हैं कुछ। तो इस बार पोस्ट में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत अलग अलग टाइप के पोस्ट इस बार हमें देखने को यूपीपीसीएस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको लेकर के बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए बहुत सारे आपके जो मतलब आपके एक तरीके से आपका जो शारीरिक मापदंड है, बहुत सारे शारीरिक मापदंड होते हैं, उन मापदंडों को यहाँ पे दिया गया है, तो इनको भी देखना है। बहुत सारे बच्चों का जो इनका सपना है कि वो डिप्टी एसपी बनते हैं या फिर जिला कमांडेंट होमगार्ड के पद पर जाते हैं या अधीक्षक कारागार बनते हैं, आबकारी निरीक्षक बनते हैं, तो इन सब के लिए क्या विशेष आपके अंदर शारीरिक मापदंड होना चाहिए, उनकी स्पष्टता भी यहाँ पर दी गई है। एक बार इसको भी सारा आप देख लीजिएगा एक एक करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। आयु सीमा देखो स्पष्ट है, 21 साल न्यूनतम होना चाहिए। जिन बच्चों का ये 1 जुलाई 2026 से काउंट किया जाएगा, ठीक है, काउंटिंग टाइम भी दे रखा है 1 जुलाई 126 से। अब अधिक न्यूनतम तो 21 साल है, अधिकतम 40 साल है, जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी जो आयु सीमा में छूटें आपको मिलती हैं सभी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए आयु सीमा में छूटें भी यहाँ पर दी गई, साफ सुथरा, ठीक है। जिनका जन्म, यदि जनरल कैटेगरी से हैं आप और 2 जुलाई 1986 से पहले आपका यदि जन्म हुआ है, तो ये फॉर्म भरने के लिए आप नहीं है, एलिजिबल नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है। दिव्यांगजन के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 साल है, जो कि हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी से हैं, ये भी दिमाग में बैठा के रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पे सबके पद दिए गए हैं क्रम से। अच्छा, यहाँ पर एक विशेष पद आपका जो मिला था, विशेष में प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के जो हैं, इसके लिए 30 साल की न्यूनतम आयु दी गई है और अधिकतम 40 वर्ष की आयु दी गई है। तो यहाँ पर भी कुछ चीजें हैं डिफरेंसेस, एक बार इसको जब पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा स्पष्टता। कंफ्यूजन होता है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं देखिए अभी कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं कोई एक वीडियो बना करके, यहाँ पे यदि आपके कमेंट आएंगे और उन डाउट को क्लियर करना होगा तो मैं आपको डाउट क्लियर करता जाऊंगा एक एक करके। बस यहाँ पे जनरली इतनी सारी बातें यदि सब डिस्कस करने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, आप जनरली देख लीजिए, है ना। इसके बाद यहाँ पे है, इसके अलावा बात वही है कि आपका कैसे जो है ना, मुख्य परीक्षा को लेकर के यहाँ पे जानकारी कुछ है और कुछ साक्षात्कार को लेकर जानकारी दी गई है ना। और
कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश आपको यहाँ पर दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, एक बार इसे भी देख लेना है आपको। आगे चलते देखो यहाँ पर एक ये मुद्दा जो है, जिस मुद्दे को लेकर के अभी लगातार मुद्दा चल रहा था, 19 नंबर क्लॉज, यहाँ पे कुछ क्लॉज हैं और ये जरूरी है, ये आपको जनरली डिस्कस कोई नहीं करेगा, इसलिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं 16 नंबर क्लॉज डिस्कस करना चाहता हूँ। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक भी दिया गया है कि मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड आपको 35% न्यूनतम मार्क्स लेकर के आना है, जो भी बच्चे आपके SC/ST कैटेगरी के। देखो सी सेट तो आप सभी जानते हैं 33% क्वालिफाइंग है, लेकिन जीएस को लेकर के भी यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, ठीक है। इसके अलावा और भी बातें, अन्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं कम से कम 40% आपके मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है, प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। सी सेट आप सभी जानते हैं, सी सेट 33% क्वालिफाइंग है, लेकिन जीएस भी आपका कम से कम 35% आपका SC/ST के लिए होना चाहिए और जनरल कैटेगरी वालों के लिए कम से कम 40% आपका होना चाहिए, अन्यथा सीट खाली चली जाती है ना, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। इसके बाद क्लॉज नंबर 19 पे आ जाइए। देखिए ये वाला क्लॉज, ये इंपॉर्टेंट है, यही विवादित है। माइग्रेशन वाला मुद्दा जो है आप समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ आरक्षित क्षेत्र श्रेणियों के उम्मीदवारों अभ्यर्थियों के अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणियों के पदों पर तभी समायोजित किया जाएगा जब उन्हें प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के स्तर की योग्यता के मानक पर कोई लाभ या रियायत ना लिया गया हो। यानी कि मुद्दा वहीं का वहीं अभी खड़ा है, लेकिन यहाँ पे एक नोट भी दिया है इन्होंने। उक्त बिंदु पर माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ योजित स्पेशल अपील संख्या 233/2026 भावना यादव वर्सेस अन्य के बनाम उत्तर प्रदेश शासन 2 अन्य माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13/5/2026 को इसे पारित किया गया, ठीक है। चयन में संबंधित समस्त प्रक्रियाओं कार्रवाई तस्मा अधीन संगत विधियों के प्रभावी की जाएगी। अभी ये पूरा मामला जो आपका है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना, भी ये पूरा मैटर में यहाँ पे कोर्ट ने इसके बारे में भी बताया, इसको मैं अलग से आपको डिटेल से अभी स्पष्ट करूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आपको जाना है कि टोटल जितने पोस्ट हैं, इन पोस्ट का, ठीक है, इस पे अभी हम डिटेल से अलग से बात करेंगे, इस पूरे मामले में, इस केस को लेकर के क्या क्या मैटर आपका हुआ है, और इसको लेकर आपका यदि कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन अभी आयोग, ये मान के चलिए कि अभी आयोग ने मामले को वहीं का वहीं रखा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं किए इस मैटर पे, और इसी मैटर के कारण से आरओ वालों के साथ दिक्कत आई है। इसके अलावा एक चीज़ और आप स्पष्ट कर लीजिएगा, टोटल 15 गुना आपका प्रीलिम्स में क्वालिफाई होगा। लगभग मान चलिए 500 वैकेंसी, अभी ये वैकेंसी बढ़ जाएंगी, 15 गुना मतलब लगभग वही है। पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि जैसे 15 गुना 500 वैकेंसी के हिसाब से तो आपका लगभग 7500 पद ही प्रीलिम्स क्वालिफाई होंगे, लेकिन अमूमन कई बार और कम होते हैं। अभी ये पद बढ़ेंगे, आप ये मान चलिए, मान लो ये हो गए 1000, है ना, तो इस हिसाब से 15,000 हो गए, लेकिन कई बार लिस्ट में आते हैं 12,000 13,000। क्यों? मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कई बार नहीं होता है बच्चों का, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। ये कुछ जनरल बातें यहाँ पर मतलब डिस्कस करनी है। बाकी देखो इसके बाद है सिलेबस आपका। अब मैं आपका सीक्वेंस से सिलेबस डिस्कस कराऊंगा, पूरा सिलेबस, हम प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, और सब्जेक्ट वाइज आपको हर सब्जेक्ट का क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, इसको लेकर हमारा डिटेल में डिस्कशन चलने वाला है। फाउंडेशन बैच आपका प्रयाग बैच है, और साथ में आप सभी बच्चों से मैं विशेष हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं, आप सभी का यदि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, पहले तो अभी सिलेबस को कंप्लीट करना है। इस पर डिटेल स्ट्रेटजी सेशन रहेगा, कंटिन्यूअस रेगुलर मेरी क्लास होने वाली है, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मैं आपके साथ रहूंगा। और यूपी पीसीएस को लेकर हम बहुत कंप्रिहेंसिव पढ़ने वाले हैं, ये मान के चलिए, बहुत कंप्रिहेंसिव तरीके से चलेंगे। इस पूरी बुक को कंप्लीट कराऊंगा मैं आपका, ठीक है। इस बुक से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। इससे पीटी निकल जाएगा आपका, जिस अप्रोच से मैंने इसको लिखा है। तो इस किताब को आप सभी को जरूर पढ़ना है, ठीक है। सभी बच्चे पढ़ेंगे इस किताब को, मेरे द्वारा आपको टारगेट दिया जाएगा। ये किताब आपके पास नहीं है तो ऐप से मंगवा लीजिए। एक हम प्रॉपर रिवीजन कोर्स भी आप सभी के लिए लॉन्च कर रहे हैं, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और प्रयाग बैच हमारा कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जहां पर हम कंप्रिहेंसिव तरीके से पूरा सिलेबस, चाहे वो पेपर 5 हो, पेपर 6 हो, पेपर 4 हो, सब्जेक्ट वाइज हर चीज मजेदारी के साथ आप पढ़ोगे, ठीक है।
बढ़िया डिटेल में डेप्थ में ऐसे जाकर के पढ़ेंगे। अभी पूरा कंटेंट हमने अपडेट करवाया है यूपी पीसीएस प्रयाग बैच का, ठीक है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, पढ़िए, इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करिए। अब आपका कंटिन्यूअस सेशन होने वाला है, रेगुलर सेशन होने वाला है, और मैं आपको पूरा सिलेबस, ये देखिए आपका पूरा सिलेबस है। अब जो रेगुलर क्लास होगी, पहला हमारा काम रहेगा हम सिलेबस को अच्छे से समझें। एक बार सिलेबस को बढ़िया से समझ लोगे तो फिर आपके लिए बहुत कठिन नहीं रहेगा यूपी पीसीएस। तो आप सिलेबस के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। मैं आपके साथ रहूंगा और पूरी तरीके से आपकी तैयारी कराऊंगा। तो ये एक विशेष जानकारी है नोटिफिकेशन को लेकर के। अभी जो हमारा पूरा विषय वस्तु है, अब इसको लेकर आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे हमारा इस पे बहुत डिटेल में बातचीत होगी। आगे इसको लेकर के अब हम कंटिन्यूअस एक्टिवेटेड रहेंगे जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता है, तब तक, ठीक है। आप बस मेरे साथ बने रहिएगा। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि अब आपकी तैयारी करने में मैं हूं आपके साथ और पूरी ईमानदारी के साथ आपकी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कराऊंगा। डेली क्लास होगी, सुबह करंट अफेयर्स की क्लास भी स्टार्ट हो रही है। कल से अब आपकी प्रॉपर करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, जिसमें करंट के हम बहुत सारे मल्टीपल मुद्दे डिस्कस करेंगे। जीएस मास्टरी की क्लास भी रहेगी आपकी, और साथ में हमारे सब्जेक्ट वाइज क्लास, ऐप के अंदर क्लास, मिशन यूपी पीसीएस क्लास, मिशन एसडीएम प्रोग्राम, हर चीज यूपी पीसीएस के लिए जो भी जरूरी है सब चीजें मिलेंगी। आप सभी लोग बस मेरे साथ बने रहिए और इत्मीनान से मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। तो आइए एक नया संकल्प लेते हैं, नए जोश के साथ चीजों को पढ़ना चालू करते हैं। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो एक बार मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए।